नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मणिपाल और आपका स्वागत है खूनी कहानी चैनल पर, जहां डर और रोमांच के हर पहलू से आपका सामना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या यह सिर्फ कहानी है या सच? इस चैनल पर आपको क्राइम स्टोरी और हॉरर स्टोरी दोनों सुनने को मिलेंगी, जिसको आप काम करते हुए, सोते हुए सुन सकते हैं। तो आज की पहली क्राइम कहानी है। हरियाणा से हरियाणा के पानीपत शहर में विनोद अपनी खूबसूरत पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। वह एक कंप्यूटर सेंटर का मालिक था। एक दिन एक अनजान शख्स उसके घर के अंदर घुसता है और विनोद को गोली मार देता है। आखिर क्या दुश्मनी थी विनोद की इस शख्स के साथ? पानीपत की इस कहानी में एक ऐसा राज है जो आपकी रूह को हिला देगा। एक छोटी सी दुश्मनी या सोची समझी साजिश। विनोद की जिंदगी में आई वो शाम जब मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। प्यार, धोखा और खून की इस दिल दहला देने वाली दास्तान में आखिर कौन है असली गुनहगार? क्या विनोद की मौत महज एक गुस्से में उठाया गया कदम था, या इसके पीछे छिपी थी एक घातक योजना? इस राज्य से पर्दा उठाने के लिए देखिए पूरी कहानी। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है पानीपत के पुलिस स्टेशन से। जब पानीपत के पुलिस स्टेशन में वीरेंद्र कुमार पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि मेरा भतीजा विनोद सुखदेव नगर में एक कंप्यूटर सेंटर चलता था, लेकिन 5 अक्टूबर 2021 की शाम को 4 से 5 बजे के आसपास जब विनोद परमहंस कुटियाओं के पास बैठा हुआ था कि तभी वहां पर एक पंजाब नंबर की ट्रक आती, जिसने सीधे ही विनोद को टक्कर मार दी। हालांकि उस समय विनोद की जान तो बच गई, लेकिन उसकी दोनों टांगें टूट गई। हालांकि उसके बाद हमने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और पुलिस ने ट्रैक चालक देव सुनार को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी किसी ने जमानत करवा दी। हालांकि इसके बाद वो फिर से विनोद के घर पर समझौता करने के लिए आया, लेकिन विनोद ने समझौता करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद उसने विनोद को धमकी दी कि वो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और उसने अपनी उसी धमकी को हकीकत में बदलने के लिए वो फिर से 15 दिसंबर 2021 को एक देशी कट्टा लेकर विनोद घर पर जाया, जिसे देखकर विनोद की पत्नी निधि घर से बाहर अपने बेटे यश के साथ भाग गई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। हालांकि उतने समय में देव ने विनोद के घर का दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। हालांकि जब निधि की चिल्लाने की आवाज पड्डे ढोसियों ने सुनी तो वो तुरंत विनोद के घर की तरफ भागे, लेकिन उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। और अब उन्होंने घर की खिड़की से झांक कर देखा तो वो पाते हैं कि विनोद बेड पर पड़ा हुआ है और उसके सर पर देव पिस्टल ताने हुए हैं। और उनके देखते कि देखते देव ने विनोद के सर पर 2 गोलियां मार दी। हालांकि इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और घर के दरवाजे की भी बाहर की कुंडी लगा दी, जिससे कि पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी देव सुनार को गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने विनोद को अग्रसेन अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया गया। हालांकि इस बात को काफी समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भी पुलिस अपराधी के खिलाफ को भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाई है और पुलिस ने इस केस को भी क्लोज कर दिया है, बिना इस बात के तय तक पहुंचे। मुझे लगता है कि यह सब कुछ किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया है। देव मुख्य आरोपी नहीं है। आप एक बार फिर से इस पूरे मामले की छानबीन करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं और उस थाने के सीनियर पुलिस अधिकारी ने वीरेंद्र को विश्वास दिलाया कि वो इस पूरे मामले की दोबारा से छानबीन करेंगे और अपराधी को बहुत की जल्द गिरफ्तार भी कर लेंगे। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की दोबारा से छानबीन करने में लग जाती है और पुलिस इस पूरे केस की फाइल दोबारा से ओपन करती है और फिर से अपराधी देव से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस की काफी ज्यादा पूछताछ के बावजूद भी वो अपना मुंह नहीं खोलता है, जिसके बाद पुलिस उसे रिमांड पर भी चढ़ाती है, लेकिन फिर वो अपना मुंह नहीं खोलता है। जिसके बाद पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स खंगालती है, जिसमें पुलिस का पता चलता है कि देव पिछले काफी दिनों से एक सुमित उर्फ बंटू नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में था और विनोद का खून करने से पहले भी उसने लास्ट बार फोन सुमित को ही किया था। इसीलिए पुलिस के द्वारा तुरंत सुमित की तलाश की जाती है और इसके बाद पुलिस सुमित को ढूंढने में लग जाती है और काफी कोशिश करने के बाद 7 जनवरी 2021 को पुलिस सुमित को गिरफ्तार करती है
और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, जिससे कि उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया। और वो पुलिस को बताता है कि मैंने ही विनोद का एक्सीडेंट और खून करवाया है। और वो पुलिस को यह भी बताता है कि इसमें मैं अकेला शामिल नहीं हूं, बल्कि इसमें विनोद की पत्नी निधि भी शामिल है। और वह पुलिस को बताता है। विनोद पुलिस की पूछताछ में यह बताता है कि वह पानीपत में एक जिम का ट्रेनर है और वहां पर लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। और वहीं पर विनोद की पत्नी निधि भी आया करती थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर यह बोला नहीं जा सकता था कि यह 2 बच्चों की मां भी है। इसीलिए जिम के अंदर ही पहले हम दोनों की मुलाकात होती है। फिर धीरे धीरे हमारी यही मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती से प्यार में बदल गई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और समय के साथ हम दोनों के बीच प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम दोनों अपने अपने रिश्ते भूल गए। और निधि ये बात भी भूल चुकी थी कि उसके 2 बच्चे हैं और उसका पति भी है। और वह हमेशा जिम में समय से पहले आ जाया करती थी। और सभी के घर जाने के बाद हम दोनों काफी ज्यादा मजे लिया करते थे, संबंध भी बनाया करते थे। निधि मेरे प्यार में इस कदर तक बहक चुकी थी कि वह मेरे लिए अपने बच्चों और अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। और मैं भी निधि से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं उससे किसी भी कीमत में दूर नहीं रहना चाहता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि जब हम दोनों जिम के अंदर आपत्तिजनक अवस्था में संबंध बना ही रहे थे कि तभी अचानक वहां पर विनोद आ जाता है और उसने हमें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिससे कि उसने उस समय तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसने हमें खिड़की से झांक कर देखा था। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं था कि विनोद ने हमें देख लिया है। और जैसे ही निधि जिम के बाद अपने घर पहुंची, तब विनोद ने उसे बहुत भली बुरी सुनाई और उसे थप्पड़ भी मारा और उसका जिम में आना भी बंद कर दिया और उसका फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। और जब मुझे यह बात पता चली कि विनोद ने निधि को पीटा है और उसका जिम में आना भी बंद कर दिया है, तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सुमित पुलिस को बताता है कि इसके बाद मैंने जैसे तैसे निधि से कांटेक्ट किया, क्योंकि ना तो मैं निधि के बिना रह सकता था और ना ही निधि मेरे बिना रह सकती थी। इसीलिए हमने फोन पर ही विनोद को जान से करने का प्लान बनाया, ताकि हमारे रास्ते का कांटा विनोद है हट जाए और हम फिर से एक दूसरे से मिलने लगे। और अगर विनोद हमारे रास्ते से हट जाता तो हम एक दूसरे से शादी भी कर सकते थे। इसके बाद मैं एक देव सुनार नाम के एक व्यक्ति से मिला, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, और उसे 10 लाख रुपए नगद और पूरे घर का खर्चा हमेशा चलने का प्रतिलोम दिया और उसे विनोद को जान से मारने की सुपारी दी, जिससे कि पैसों के लालच में पड़कर उसने मेरी बात मान ली। हालांकि इसके बाद देव मेरे बताइए प्लान के अनुसार 5 अक्टूबर 2021 की शाम को विनोद को जान से मारने की नीयत लेकर एक पंजाब नंबर के ट्रक से उसे जोरदार टक्कर मार देता है। लेकिन उस समय विनोद की किस्मत इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि उसकी जान बच जाती है। महज उसकी दोनों टांग ही टूट पाई। इसके बाद जब विनोद के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने देव को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। लेकिन उस समय पुलिस ने भी इस पूरे केस को एक्सीडेंट केस ही माना, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में देव ने बताया कि मेरे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। हालांकि पुलिस भी यह बात पता नहीं लगा पाई कि यह पूरा मर्डर था, कोई एक्सीडेंट नहीं था। हालांकि इसके बाद विनोद के चलने फिरने की हालत नहीं रही और वह हमेशा ही बेड पर पड़ा रहता था। और जब हमें पता चला कि विनोद अब कभी नहीं चल पाएगा, तब हम बहुत ज्यादा खुश हुए और हमें लगा कि अब विनोद हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। अब हमें उसे जान से मारने की जरूरत भी नहीं। और मैं और निधि फिर से एक दूसरे के साथ मिलने लगे और बातें करने लगे। लेकिन निधि के बदले हुए व्यवहार से एक दिन विनोद को निधि पर शक हो जाता है और उसने निधि की निगरानी रखने के लिए एक व्यक्ति को रखा और पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए और सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल भी अपने पास रखा, जिससे कि ना तो मैं निधि से मिल पाया और ना ही निधि मुझसे मिल पा रही थी। और हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर मिलने के लिए तड़प रहे थे। इसीलिए मैंने एक दिन फिर से जैसे तैसे करके निधि से कांटेक्ट किया और उससे बातचीत करके विनोद को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और मैंने उसी प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले
पहले से ही जेल में मौजूद देव को बाहर निकलवाया और उसे एक देसी पिस्टल लाकर दी, जिससे कि वह विनोद का काम तमाम कर सके। हालांकि हमारे बीच यह एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लगा और ना ही निधि का नाम लेगा। इसके बदले मैं उसका पूरा घर का खर्च हमेशा चलाने और उसे 10 लाख रुपए कैश देने वाला था। हमारे इस प्लान को अंजाम देने के लिए 15 दिसंबर 2021 को देव माफी मांगने के बहाने से विनोद के घर पर आता है और घर के अंदर आते ही उसने निधि को घर से बाहर जाने का और चिल्लाने का इशारा कर दिया, क्योंकि यह भी हमारे ही प्लान का हिस्सा था, ताकि निधि पर कोई भी शक ना कर सके। और निधि अपने साथ अपने बेटे को भी घर से बाहर लेकर चली गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने समय में देव ने घर के अंदर की कुंडी लगा ली और हमारे प्लान के मुताबिक जब निधि घर से बाहर आई तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे कि अड़ोस पड़ोसी उसकी मदद के लिए भागे और उन्होंने विनोद के घर का दरवाजा खोलने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। और जब काफी देर कोशिश कर लेने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला की तो उन्होंने खिड़की से जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि बेड पर विनोद पड़ा हुआ है और उसके सामने देव सुंदर खड़ा था, जिसने अपने हाथ में देसी पिस्टल ले रखी थी। और उनके देखते ही देखते देव ने विनोद के सर में 2 गोलियां मार दी, जिससे कि विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इसके बाद एक पड़ोसी ने घर के बाहर की कुंडी लगा दी और पुलिस को भी फोन कर दिया, जिससे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और विनोद को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उसे मृतक घोषित कर दिया गया। देव सुनार को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे काफी कड़ाई से पूछताछ की और उसे 7 दिन के डिमांड पर भी चढ़ाया, लेकिन मेरे साथ हुए एग्रीमेंट के बारे में उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और ना ही पुलिस को उसने मेरा और निधि का नाम बताया। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मैं विनोद से माफी मांगने के लिए गया था और विनोद ने मुझे माफ करने से मना कर दिया और मेरे साथ समझौता नहीं किया, जिससे कि मैंने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने भी उस समय इस केस को आपसी रंजिश का कैसे माना और पुलिस ने इस पूरे केस को बंद कर दिया। हालांकि विनोद की मौत के बाद मैं और निधि अपने आप को आजाद समझने लगे और हम एक दूसरे से रोज रोज मिलने लगे और हम दोनों एक दूसरे से खुलेआम बातें करने लगे। लेकिन एक दिन हम दोनों को विनोद के चाचा एक साथ देख लेता है, जिससे कि उसे हम पर शक हो जाता है और उसने आपके पास आकर इस केस को फिर से ओपन करवा दिया, जिससे कि हमारा चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हालांकि दोस्तों, सुमित की पूरी बातें सुनने के बाद पुलिस के द्वारा तुरंत ही निधि को भी हिरासत में ले लिया गया और इन तीनों ही अपराधियों को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया, जहां पर इन्होंने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और आज ये तीनों ही अपराधी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। कहानी का नैतिक संदेश इस घटना से गहरे रूप से जुड़ा है। विनोद की हत्या की इस खौफनाक साजिश में यह साफ दिखाई देता है कि लालच, धोखा और गुस्से में लिए गए गलत फैसले किसी की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। निधि और सुमित का अपने रिश्ते में वफादारी को तोड़ना और अपने स्वार्थ के लिए विनोद की जान लेना यह दिखाता है कि गलत रास्ते पर चलने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब रिश्तों में धोखा और झूठ शामिल हो जाते हैं तो नतीजा सिर्फ दर्द और तबाही होती है। किसी की जान लेना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, बल्कि यह और भी गंभीर समस्याएं खड़ी करता है। सच कभी छुपता नहीं है। सुमित और निधि ने सोचा कि वे अपने अपराध को छिपा लेंगे, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया और उन्हें अपनी सजा मिली। क्रोध और प्रतिशोध से भरे फैसले अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं। आज की दूसरी कहानी है राजस्थान से। राजस्थान के आमेर में 19 जनवरी 2020 की वो सुबह, एक शांत सा दिन। लेकिन किसे पता था कि यही दिन रेशम मंगोलिनी उर्फ नैना के जीवन का आखिरी दिन साबित होगा। वो अपने पति के साथ स्कूटी पर निकली थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। एक हंसती खेलती जिंदगी, 2 महीने का मासूम बेटा और एक खूबसूरत महिला अचानक लापता हो जाती है। कहानी में एक के बाद एक घटनाएं जुड़ती जाती हैं और एक गहरे रहस्य का पर्दाफाश होता है। नैना की हत्या की खबर से पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। क्या यह महज एक हादसा था या सोची समझी साजिश? कातिल कौन था?
और आखिर इस खूबसूरत जिंदगी को खत्म करने का कारण क्या था? पुलिस की तफ्तीश, रिश्तों के पेच और फेसबुक के जरिए जुड़ी एक जघन्य हत्या की सच्चाई, सारा सच सामने आता है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सोशल मीडिया एक आशीर्वाद है या एक अभिशाप। तारीख 19 जनवरी 2020, राजस्थान के आमेर में रहने वाली 22 वर्षीय रेशम मंगोलिनी उर्फ नैना सुबह 10:30 के आसपास अपने पति अजायज अंसारी के साथ स्कूटी पर घूमने के लिए निकलती है, लेकिन वो कभी भी वापस लौटकर अपने घर नहीं आ पाती है। हालांकि जब वो काफी देर तक घर पर नहीं लौटी है, तब उसके पिता के द्वारा उसे कॉल किया जाता है, लेकिन उस समय उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, लेकिन ना तो नैना का कोई फोन आया और ना ही वह घर पर आई। जिसके बाद उन्होंने नैना के सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उन्हें नैना के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि नैना अपने 2 महीने के मासूम बेटे को छोड़कर कहां चली गई। और ऐसे ही करीब 20 घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन अभी भी नैना वापस अपने घर पर नहीं आई थी। इसके बाद उन्होंने नैना के पति को कॉल किया, लेकिन उससे भी उन्हें कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि इसके बाद नैना के पिता आमेर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जब पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तब उन्होंने अपने दामाद अजायज अंसारी पर शक जताया, क्योंकि लास्ट बार उनकी बेटी उसी के साथ घूमने के लिए गई थी। हालांकि यह पूरा मामला एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस तुरंत हरकत में आई और नैना को ढूंढने में लग गई। सबसे पहले पुलिस ने नैना के पति अजायज अंसारी को थाने पर बुलाया और उससे नैना के बारे में पूछताछ की। लेकिन पुलिस की पूछताछ में अजायज बताता है कि नैना सुबह 10:30 से लेकर रात 9 बजे तक मेरे साथ ही थी, लेकिन उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। लेकिन ना तो वो अपने घर पहुंची है और ना ही उसका फोन लग रहा है। मैं खुद अपने दम पर अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे परेशान ना करें। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा नैना के पति को छोड़ दिया जाता है। हालांकि इसके बाद जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की, तो पुलिस को पता चला कि नैना एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसे फेसबुक चलाने का काफी शौक था। वह हमेशा फेसबुक पर एक्टिव रहती थी, अपनी फोटोज वगैरह डालती थी और इसी वजह से उसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। और फेसबुक पर उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी थी और उसे फेसबुक पर दोस्त बनाना काफी ज्यादा पसंद था। और पुलिस को पता चला कि वह अक्सर अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी और उनके साथ कभी कभार स्कूटी पर घूमती हुई भी देखी गई थी। हालांकि ये सभी बातें देखने के बाद पुलिस को इस बात का तो पक्का यकीन हो चुका था कि ये केस दिखने में जितना नॉर्मल लग रहा है, इतना नॉर्मल है नहीं। नैना के गायब होने के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। इसीलिए पुलिस इस केस की गहराई से छानबीन करती है और अड़ोस पड़ोस के सभी सीसीटीवी कैमरास की फोटोज खंगालती है। हालांकि जब पुलिस अड़ोस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों की फोटोज कंगाल ही रही थी कि तभी 21 जनवरी 2022 की सुबह सुबह करीब 8 बजे के आसपास पुलिस के पास एक राहगीर का कॉल आता है और वह पुलिस को बताता है कि यहां पर जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के पास स्थित माताजी के मंदिर के पास एक युवती की लाश पड़ी हुई है। और खबर मिलने के बाद पुलिस तुरंत अपनी पूरी क्राइम टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसका चेहरा किसी बड्ढे पत्थर से या किसी बड़ी चीज से कुचला गया था और उसके चेहरे की पहचान नहीं हो सकती है। इसीलिए पुलिस ने पड़ोस पड़ोस का सारा इलाका छाना, जिससे कि कुछ ही दूरी पर पुलिस को एक स्कूटी मिली, झाड़ियां के अंदर छिपी हुई। हालांकि यह सब देखकर पुलिस को तुरंत एक बात पर ध्यान गया कि कल ही एक पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो क्या फिर यह लड़की वही तो नहीं है? और पुलिस के द्वारा तुरंत ही उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और नैना के माता पिता को फोन करके थाने बुलाया गया। और जैसे ही वह थाने में पहुंचे और जब उन्हें लाश दिखाई गई, तो वह काफी ज्यादा रोने धोने लगे और उन्होंने उस लाश की पुष्टि नैना के रूप में की। और अब यह पूरा केस गुमशुदा से हत्या का केस बन चुका था।
और पुलिस इस केस की दोबारा से छानबीन करने में लग गई। क्राइम टीम के द्वारा सबसे पहले जहां पर नैना की डेड बॉडी मिली थी, उस इलाके के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उन सभी की फोटोज कंगाली गई, जिनमें क्राइम टीम को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नैना अपने पति के साथ 9 बजे तक इसी इलाके में घूम रही थी, वो भी उसी स्कूटी पर जो कि उन्हें घटनास्थल से मिली थी। इसीलिए पुलिस का शक नैना के पति पर जाता है और पुलिस के द्वारा उसे तुरंत ही हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस के द्वारा नैना के पति को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। लेकिन शुरू शुरू में तो उसने पुलिस को काफी ज्यादा गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की शक्ति दिखाने पर भी उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने उसे 2 दिन के डिमांड पर चढ़ाया, तब उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और वह पुलिस को सारी बातें बताता है। वह पुलिस को बताता है कि मैं जयपुर के थारगेट सराय मोहल्ले में रहने वाला हूं और वहां पर एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूं और इसी वजह से मैं फेसबुक पर पहले काफी ज्यादा एक्टिव रहता था और इसी वजह से फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव रहने से एक दिन मेरी मुलाकात नैना से हुई और हम दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और नैना ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और हम दोस्त बन गए और धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती रही और साल 2017 तक हमारी दोस्ती केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रही और हम पक्के दोस्त बन चुके थे। हालांकि इसके बाद जुलाई 2017 में नैना एक दिन अचानक ही मेरी कंपनी में आई क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। हालांकि मैं नैना को पहले से जानता था, इसीलिए हम दोनों की फिर से मुलाकात हुई और हम दोनों ने वहीं से अपने नंबर एक्सचेंज कर दिए और हम एक दूसरे से बातें करने लगे और हमारी धीरे धीरे बातें प्यार में बदलने लगी और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि हमारा रिलेशन काफी दिनों तक चला। हालांकि काफी दिन रिलेशन में रहने के बाद हमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया, लेकिन हम दोनों के धर्म अलग अलग थे। इसीलिए हमारे परिवार वालों ने हमारी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसीलिए एक दिन नैना शादी करने के लिए अपने घर से भाग गई और हम दोनों ने गाजियाबाद की एक कोर्ट में जाकर शादी कर ली और इसके बाद हमने निकाह भी कर लिया और नैना ने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपना लिया और उसने अपना नाम नैना से रेशमा रख लिया। हालांकि जब हमारी ये बात हमारे माता पिता को पता चली कि हम दोनों ने भागकर शादी कर ली है, तब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन समय के साथ उनका गुस्सा उतर गया और उन्होंने हमारी खुशी के लिए हम दोनों को माफ कर दिया और हमें फिर से जयपुर में बुला लिया और उसके बाद हम भी जयपुर आ गए और वहां अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगे और हमारे बीच करीबन 2 साल तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल और इन्हीं 2 सालों में नैना प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन अभी भी नैना ने फेसबुक चलाना नहीं छोड़ा। वह अभी भी रोज रोज फेसबुक चलाती थी और अपने दोस्तों से बातें करती थी, लेकिन यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जिस फेसबुक के जरिए हम पहली बार मिले थे, उसी ने हमारी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया, क्योंकि नैना का रोज रोज अपने दोस्तों से बात करना, उनके साथ घूमने जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एक दिन मैंने गुस्से में आकर नैना को खूब धमकाया और उसे फेसबुक चलाने के लिए मना कर दिया। लेकिन उस समय नैना ने गुस्से में आकर उल्टा मुझे ही धमका दिया और कहा कि वो फेसबुक चलाएगी, तुम चाहे मैं कुछ भी कर लो। इसीलिए उसने मुझसे चोरी चुपके एक नई फेसबुक आईडी बनाई और कानों में हेडफोन डालकर अपने दोस्तों से बातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे फिर से पता चल गया कि नैना ने एक नई फेसबुक आईडी बना ली है और उसी से वह अपने दोस्तों से बातें करती है। उसके बाद मैंने नैना को खूब धमकाया और हमारे बीच काफी कहा सुनी हुई फेसबुक को लेकर और उसके दोस्तों को लेकर, और उस दिन के बाद हम दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे। हालांकि अब हमारे रिश्ते काफी हद तक खराब हो चुके थे, लेकिन उन्हीं दोनों नैना मां बन जाती है, जिससे कि हमारे रिश्ते फिर से सही हो जाते हैं और हम एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं और हम पहले वाली सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन नैना की वो फेसबुक चलाने की आदत अभी भी नहीं बदली थी। अभी भी वह अपने दोस्तों से नई फेसबुक आईडी के जरिए बातें किया करती थी। और जब एक दिन मुझे यह बात पता चली तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसकी कोई भी सीमा नहीं रही और मैंने गुस्से में आकर नैना को जोरदार तमाचा मार दिया,
जिससे कि नैना तुरंत ही घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई और वहीं पर रहने लगी। लेकिन उस दिन के बाद मैं नैना से नफरत करने लगा और मैंने इस सर दर्द को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और मैंने इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले नैना के पिता को कॉल किया और नैना से बातें की और उससे माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और दोबारा मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा करूंगा, और तुम लास्ट बार बस मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हमारे बीच की सारी गलतफहमियां हम दूर कर देंगे। और उस समय नैना मेरी झूठी बातों में आ जाती है और वह मेरी बात मानकर मुझसे मिलने के लिए भी आ जाती है। और जब नैना मेरे पास आई तब मैं उसे स्कूटी पर घूमने के लिए निकल पड़ा। और काफी देर घूमने के बाद हम एक बार में गए और वहां पर हमने काफी शराब पी और काफी शराब पीते पीते पता ही नहीं चला कि हमें कब शाम हो गई और हम फिर से स्कूटी पर घूमने के लिए निकल पड़े। लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे के पास जाकर मैंने स्कूटी रोक दी और नैना से पास के ही माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा। लेकिन नैना ने उस समय मेरी बात काट दी। लेकिन मेरे काफी जिद करने पर नैना मेरे साथ दर्शन करने के लिए तैयार हो गई और हम दोनों ने स्कूटी वहीं पर खड़ी कर दी और एक सुनसान रास्ते से माता जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। हालांकि जब हम दोनों एक साथ चल ही रहे थे कि तभी अचानक नैना के पास उसके एक दोस्त का कॉल आ जाता है और यह सब देखकर मेरे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहा और मैंने नैना का फोन छीनकर झाड़ियां में फेंक दिया और उसकी बड़ी ही बेरहमी से गला घोंटकर हत्या करती है। लेकिन मैं हत्या करने के बाद में काफी ज्यादा घबरा गया और मैंने अपने पास पड़े एक पत्थर से उसके सर पर कई बार वार किया, जिससे कि उसके चेहरे की पहचान नहीं हो सके, और उसकी स्कूटी भी पास की झाड़ियां में फेंक दी ताकि मुझे कोई भी ना पकड़ पाए। हालांकि दोस्तों, पुलिस के द्वारा ये पूरी बातें सुनने के बाद नैना के पति को 7 दिन के डिमांड पर और चढ़ाया गया, जिससे कि उसने अपना बचा हुआ सारा अपराध कबूल कर लिया। और आज नैना का पति जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब रिश्तों में संदेह और संवाद की कमी आ जाती है तब वे विनाश की ओर बढ़ते हैं। नैना और उसके पति अजायज के रिश्ते में शुरुआती प्यार था, लेकिन जब शक, गुस्सा और संवादहीनता ने जगह ले ली तो वही रिश्ता घातक बन गया। नैना का सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और पति का उस पर शक करना दोनों के बीच दरार बढ़ाता गया, जिससे अंत में हत्या जैसी भयानक घटना घटी। कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है। शक और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावनाओं को यदि समय रहते संभाला न जाए तो वे किसी भी खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर सकते हैं। संवाद, समझ और सम्मान ही किसी भी रिश्ते को टिकाऊ बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी नैना की दुखद और रहस्यमयी कहानी, जहां प्यार, शक और गुस्से ने एक खूबसूरत जिंदगी को खत्म कर दिया। रिश्तों में प्यार के साथ साथ विश्वास और संवाद की अहमियत को कभी न भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको अगली बार एक और रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपने करीबियों के साथ विश्वास बनाए रखें।